क्लास 12 जीव विज्ञान का प्रति 10 प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। आपको बता दें एनसीईआरटी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो पेपर है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित हैं और बता दें कि सरकार ने पहले घोषित किया था कि एनसीईआरटी से ही सभी प्रश्न आएंगे, इसलिए ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ परीक्षा की कॉपी में सभी क्वेश्चन के आंसर लिखकर समझाएंगे कि कैसे लिखें और कितना लिखें, यानी सभी क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्व कराएंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्डन राइस एक जीएम फसल है। इसमें इवार्निया जीवाणु के जीन को निवेशित किया जाता है जो दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है उत्तर संख्या 1, तो 1 का डालेंगे और विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल से भी समझ लेते हैं, इसको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए जीएम का मतलब है, जीएम मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम हो गया, यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसल होती हैं। इनके डीएनए को या जीन को चेंज करके बनाई जाती हैं। और आपको बता दें जो गोल्डन राइस है इसको सुनहरा चावल भी कहा जाता है, सुनहरा चावल भी कहते हैं। और ये 2 जीनों के मिलने से बना है, PSY और CRTL, इन 2 जीनों के मिलने से ये बना हुआ है। आपको बता दें इसका जो गोल्डन कलर है या सुनहरा कलर है, ये कैसे है, तो बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन कह लीजिए ए के कारण है। जो प्रोविटामिन ए पिगमेंट है इसके कारण गोल्डन इसका कलर है, या कह लीजिए कि सुनहरा कलर है। फिर अगला क्वेश्चन है पीत ज्वर का वाहक है। देखिए इसमें आंसर है, पहले का खा है तो खा का तीसरा सही होगा एडीज। आइए इसको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए जो पीत ज्वर है इसे पीला बुखार भी कहा जाता है। पीला बुखार ये वायरल संक्रमण होता है, वायरस से होने वाली बीमारी होती है। और कौन से वायरस से, तो फ्लैवी वायरस से ये हो जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक इकाई है, तो आनुवांशिक इकाई जीन होती है। कैसे, देखिए जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए आनुवांशिक इकाई क्या होगी, तो जीन होगी। तो इसमें एडीज हो जाएगा, इसमें जीन हो जाएगा। फिर अगला है शिशु के जन्म से पूर्व की जांच कहलाती है, एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। शिशु के जन्म से पूर्व की जांच क्या कहलाती है, एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। देखिए जो एमनियोसेंटेसिस है, जब माता के गर्भ में बच्चा स्थापित हो जाता है तो उसके चारों ओर एमनियोटिक गुहा बन जाती है। यहाँ जैसे गर्भ है ये चारों ओर एमनियोटिक गुहा बन जाती है और इसमें एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। ये जो एमनियोटिक द्रव है इसको इंजेक्शन सुई के माध्यम से निकाल करके आनुवांशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है और इसी द्रव की सहायता से लिंग की जांच भी हो जाती है। और आपको बता दें एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में गर्भ पूर्व रोग निदान कहा जाता है। निदान, गर्भ पूर्व रोग निदान। तो यहाँ प्रश्न था शिशु के जन्म से पूर्व की जांच की विधि है क्या, तो ये जांच की विधि हो सकती है लिंग की एमनियोसेंटेसिस, इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि गर्भ को हटाया ना जा सके। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपयुग्मन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। प्रश्न था अपयुग्मन किसे कहते हैं, तो यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 2 का और लिखेंगे अपयुग्मन। जब पौधों में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यानी नर और मादा युग्मक ना मिले और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। तो संयुग्मन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, लेकिन अपयुग्मन में क्या कहा गया है कि नर और मादा ना मिले, यानी संयुग्मन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, लेकिन फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है, तो उसे ही अपयुग्मन कहेंगे या एपोगैमी कहा जाएगा। समझ गए। देखिए संयुग्मन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए, उसे ही अपयुग्मन कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब इस तकनीक का प्रयोग करता है। देखिए इसके
चलिए इसके आंसर को समझा देते हैं। देखिए यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 2 का खा। बढ़िया से आपको डालना है। एक प्रश्न का आंसर समाप्त होने पर इस तरह से लाइन आप खींच देंगे बढ़िया से, ताकि देखने में अच्छा लगे और जो उत्तर है आपका सेपरेट भी रहे। यहाँ 2 का खा डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे विपुंसन और लिखेंगे द्विलिंगी पुष्पों में पराग कोषों को फटने से पहले चिमटी से पृथक करना। कोई पुष्प है वो फटे ना उसमें से परागकोष, उसके पहले ही उनकी कलिका अवस्था में ही या कच्ची अवस्था में ही उनको काट लिया जाए तो उसे ही विपुंसन कहा जाता है। कोई पुष्प लगा हुआ है भाई, तो उसमें से वो परागकोष पके ना, पकने से पहले उनको हटा दिया जाए तो उसे ही विपुंसन कहा जाता है। और एक पादप प्रजनक इस तकनीक का प्रयोग व्यापारिक रूप से उन्नत किस्म की प्रजातियों के पौधों को प्राप्त करने के लिए करता है। उन्नत किस्म की प्रजातियों के पौधों को प्राप्त करने के लिए विपुंसन की क्रिया करता है। तो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसको काट देते हैं, काटने से क्या होता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो मनवांछित परागण करवाया जाता है, जिससे उन्नत किस्म के पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। टी.एच. मॉर्गन के योगदान का उल्लेख करना है। तो देखिए यहां डालेंगे उत्तर संख्या 2 का गा और लिखेंगे मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया? तो ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने प्रयोग किया था और वंशागत क्रोमोसोमवाद का सत्यापन भी किया था। सत्यापन किया था, याद रखेंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, और एक ही गुणसूत्र पर सभी जीन एक ही युग्मक में जाने का प्रयास करते हैं। अपने प्रयोग से मॉर्गन ने सहलग्नता को प्रदर्शित किया था। इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीनोम को परिभाषित कीजिए। तो जीनोम को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए डालेंगे यहां पर उत्तर संख्या 2 का घा और लिखेंगे किसी जीव में उपस्थित समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। यानी कोई जीव है उसमें जितने भी जीन पाए जा रहे हैं उन समस्त जीनों का जो अनुक्रम होता है वही क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं। एक जीनोम में लगभग में 30,000 जीन पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगर विश्व में पूछा जाता तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो एक ही नंबर का है, इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है, प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 3 और 3 का है। फिर यहाँ डालेंगे हेडिंग प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। चलिए इसको डिटेल से समझा देते हैं। पहला अंतर है, प्लाज्मिड डीएनए मुख्य रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं। यानी मेनली कहाँ पर मिलते हैं? तो मेनली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में मिलते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए सभी जीवों में पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्रीय डीएनए बैक्टीरिया तथा अन्य सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार होते हैं। चाहे वृत्ताकार कहो या गोलाकार कहो, तो प्लाज्मिड डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार होते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहें तो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए हैं ये वृत्ताकार तथा रैखिक होते हैं। मतलब गुणसूत्रीय डीएनए वृत्ताकार अथवा गोलाकार या फिर रैखिक होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो सर्कुलर और लाइनर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए की अपेक्षा छोटे होते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए हैं ये प्लाज्मिड डीएनए की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं। कुल मिलाकर के कहें तो प्लाज्मिड डीएनए छोटे होते हैं और गुणसूत्रीय डीएनए बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने जीवाणु की कोशिका में बताया, केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए
अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। जो प्लाज्मिड डीएनए है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये मुख्य गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। मुख्य मतलब जीनोमिक मटेरियल होता है, जीनोमिक। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए सामान्य वृद्धि व विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है, सामान्य वृद्धि और विभाजन के लिए जरूरी नहीं है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है यह सामान्य वृद्धि और विभाजन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में काम में लाया जाता है, यानी इसको वाहक के रूप में उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। किसको? तो प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में होता है, वाहक के रूप में होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है इसका उपयोग वाहक के रूप में नहीं होता है, बल्कि आनुवांशिक जानकारी को पढ़ने में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए कोशिका द्रव्य में नग्न अवस्था में पड़े रहते हैं। जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरियल सेल में कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें नग्न अवस्था में प्लाज्मिड डीएनए पड़े होते हैं, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रीय डीएनए क्षारीय प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन अणु बनाते हैं, क्षारीय प्रोटीन के साथ मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन अणु बना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मिड डीएनए हमेशा द्विकुंडलिनी होता है, यानी प्लाज्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है ये सिंगल और डबल दोनों होता है, यानी सिंगल भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस में अंतर लिखिए। चलिए इस अंतर को डिटेल से समझा देते हैं। तो पहला अंतर है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा सकती है, अर्थात जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के 5 प्राइम या 3 प्राइम सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, या कह लीजिए कि डीएनए के सिरों को काटते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए को बीच से टुकड़ों में तोड़ते हैं, बीच से काटते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो ये बताएंगे कि डीएनए तकनीक के साधन है ये, अथवा ये विशेष तरह के क्लीविंग एंजाइम होते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस है, जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों क्लीविंग एंजाइम होते हैं, या एक तरीके के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को तोड़ने का कार्य करते हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम वाला। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं, यानी दोनों स्ट्रैंड को बीच से खंड खंड करते हैं। फिर अगला है, ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। ये कौन? तो एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का पूरा नाम क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एंजाइम आरएनए अणुओं को भी कट लगाते हैं, यानी आरएनए अणुओं को भी खंड खंड कर देते हैं या उनको भी तोड़ देते हैं। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस आरएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते, तो डीएनए अणु का पूरा नाम क्या होगा? डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मैंने बताया, और आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। और ये है क्या? तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है मेन रूप से डीएनए। इसके बाद देखिए यहाँ है क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। तो चलिए इसके आंसर को आपको समझा देते हैं। तो देखिए यहां डालेंगे उत्तर संख्या 3 का गा और लिखेंगे मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थोरेंजिएसिस। जो मृदा होती है, जो मिट्टी है, उसमें एक बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु पाया जाता है। इसमें प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह होता है, यानी इसके प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है
और इस जीन समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। जो विशेष जीन समूह पाया जाता है उससे एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है, उसे ही क्राई प्रोटीन कहा जाता है। वो जो प्रोटीन है उसे ही क्राई प्रोटीन कहते हैं। इतना लिख देंगे, आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है संरक्षित जीव मंडल से आप क्या समझते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 3 का घ और यहाँ हेडिंग जरूर डालना है संरक्षित जीव मंडल। फिर लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहां वन्य जीवन के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त हो उन्हें संरक्षित जीवमंडल कहा जाता है। वन्य जीवन का तो संरक्षण प्राप्त ही है, साथ ही साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त हो उसे ही संरक्षित जीवमंडल कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जीवों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है, यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पर संरक्षण प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए इसके आंसर को समझा देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा और लिखेंगे सहोपकारिता। हेडिंग जरूर आपको डालना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखना है। इधर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, स्पष्ट रूप से उत्तर संख्या पड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। कोई दो जीव हैं, इनके बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें जितना लाभ इसको होता है उतना ही लाभ इसको होता है, इसीलिए कहा गया है समान रूप से लाभान्वित होते हैं। अब चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे कॉलोनी बनाने में हो, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे क्या है, तो जैसे में लाइकेन और साइकस की प्रवालाभीय जड़ें जो होती हैं, ये सहोपकारिता का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को समझाते हैं, इसके बाद सह प्रभाविता को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर उत्तर संख्या डालेंगे 4 का और लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण रूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है। जो F1 पीढ़ी थी वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, न तो माता से न तो पिता से, अपितु तो दोनों के बीच का होता है। इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। देखिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पर कार्ल कोरेंस ने लाल पुष्प लिया था और सफेद पुष्प लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने पर इन्हें गुलाबी फूल प्राप्त हुआ था। अब ये जो गुलाबी फूल प्राप्त हुआ, देखिए ना तो इससे मिल रहा है क्योंकि यहाँ लाल था, ना तो इससे मिल रहा है क्योंकि यहाँ सफेद था, बल्कि यहाँ गुलाबी पैदा हुआ। यही कहा था कि अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण रूप दोनों समयुग्मजी जनकों से नहीं मिलता है, दोनों से नहीं मिल रहा है, अपितु तो दोनों के बीच का होता है। देखिए दोनों के बीच का है और इसकी खोज किसने की, तो सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। फिर देखिए इसमें स्वपरागण कराया गया और स्वपरागण कराने पर इन्हें 1:2:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होते हैं, यानी लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं। इस तरह से यहाँ देखिए गुलाबांस में लाल पुष्प और सफेद पुष्प में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। इसके बाद गुलाबी पुष्प वाले F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया है और स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प वाले 1:2:1 के अनुपात में पौधे बनते हैं। तो ये हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए प्रश्न में कहा गया था सह प्रभाविता, इसको भी समझा देते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे सह प्रभाविता और लिखेंगे जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहा जाता है। अथवा इसी को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं तो उनकी आनुवंशिकता को ही सह प्रभाविता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाल सांड है, यहाँ पर सफेद सांड है, यानी लाल मवेशी है और सफेद मवेशी है। फिर दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवाने पर इनकी जो संतान हुई है F1 पीढ़ी में वो चितकबरी पैदा हुई है, यानी उसके बाल लाल भी हैं और सफेद हैं, यानी चितकबरे बालों वाला मवेशी पैदा हुआ है F1 पीढ़ी में। अब इनके बीच में स्वपरागण कराने पर इन्हें लाल, चितकबरा और सफेद जो मवेशी पैदा हुआ है वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ है। मतलब लाल बालों वाले मवेशी तथा सफेद बालों वाले मवेशी का संकरण कराने पर
F1 पीढ़ी में चितकबरे बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। दूसरी पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लाल, सफेद और चितकबरे बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, सर्टोली कोशिकाओं का महत्व लिखिए। तो जो वृषण है, ये जो हम चित्र आपको दिखा रहे हैं, ये वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इसको देख लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। और फिर कहा गया है कि सर्टोली कोशिकाओं का महत्व, तो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये बढ़ते हुए शुक्राणुओं को अवलंबन प्रदान करती हैं। पहला कार्य है अवलंबन प्रदान करती हैं, दूसरा सुरक्षा प्रदान करती हैं, तीसरा पोषण भी देती हैं, चौथा ऑक्सीजन भी देती हैं और एक हार्मोन का स्रावण भी करती हैं। कौन से हार्मोन का? इनहिबिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं और ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। फिर अगला है स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? आइए इसको समझा देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 4 का गा और यहाँ भी 4 का गा आप डाल सकते हैं। हेडिंग डालेंगे स्व अयोग्यता, लिखेंगे ऐसी दशा जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा नहीं हो पाता है। उसी पुष्प के जो परागकोश हैं उसके अंदर जो परागकण हैं उनसे उसी का निषेचन नहीं हो पाता है, उसे ही स्व अयोग्यता कहा जाता है। मतलब उसके ही परागकणों के द्वारा उसका ही निषेचन नहीं हो जाता है, तो स्व अयोग्यता हो गई। और इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं? जैसे झुमक लता है, आलू है, तंबाकू है, माल्टा है, इनमें स्व अयोग्यता पाई जाती है। इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता है। यानी जैसे आलू है, इसके पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उनका अंकुरण नहीं होता है, वे अंकुरित नहीं होते हैं। और जब ये परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे पर पहुंचे तो अंकुरित हो जाते हैं। इसीलिए स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। इतना लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए लिखेंगे डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसे डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। इस तकनीक की खोज एलेक जेफरी ने सन 1986 में की थी। प्रत्येक जीव के डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है, भिन्न होती है। इस तकनीक के द्वारा किसी भी व्यक्ति, उसके माता पिता, संतान, अपराधी व बलात्कारी मनुष्य की पहचान भी की जा सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पवित्र उपवन क्या है? इनकी संरक्षण में क्या भूमिका है? तो देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उत्तर संख्या 5 का इधर डाल देंगे और लिखेंगे पवित्र उपवन। पवित्र उपवन पूजा स्थल के चारों ओर स्थित पादप वन होते हैं। जो पूजा स्थल है उसके चारों ओर जो पादप वन पाए जाते हैं उन्हें ही पवित्र उपवन कहा जाता है। कबीलों में इस स्थान को पवित्र धार्मिक स्थान दिया गया है। वह इस उपवन की एक डाली भी किसी को तोड़ने नहीं देते हैं। भाई जब तोड़ने देंगे तो उनका संरक्षण हो जाएगा, तो वह इस उपवन की एक डाली भी किसी को तोड़ने नहीं देते हैं। अतः इस क्षेत्र में सभी एंडेमिक प्रजातियां भली प्रकार से वृद्धि करती हैं और इस तरह से उनका संरक्षण होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रायोगिक महत्व बताइए। चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 5 का खा, ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रायोगिक महत्व और लिखेंगे ऊतक संवर्धन अर्थात टिश्यू कल्चर अंग्रेजी में कहा जाता है। टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा जर्म प्लाज को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका प्रयोग हजारों आनुवांशिक रूप से समान पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है। जो आनुवांशिक रूप से समान है ऐसे हजारों पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में मदद करती है। जो पौधे खो रहे हैं उनके संरक्षण में मदद करती है। बिना बीज व बिना परागकणों के कई पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग पॉलीपोलाइडी और क्रोमोसोम दोहरीकरण के प्रेरण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ उत्तर संख्या 5 का गा और लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव।
ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें तापमान को अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वातावरण की ऐसी गैसें जो तापमान को गर्म बनाती हैं, ऊष्मा प्रदान करती हैं, उन्हें ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों में CO2, जलवाष्प और मीथेन आदि प्रमुख गैसें हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस का मतलब कांच या प्लास्टिक का बना कमरा या घर जैसी संरचना होती है जो हरे से होता है, यानी जो हरा हरा होता है। ग्रीन हाउस सूर्य से निकलने वाले विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार वातावरण को गर्म बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, RNA पॉलीमरेज पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, डालेंगे उत्तर संख्या 5 का घ RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है या विकर है जो प्राथमिक ट्रांसक्रिप्शन निर्मित करता है। यह एंजाइम DNA जीन्स को टेम्पलेट की तरह से प्रयोग करके RNA श्रृंखला का संश्लेषण या अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन करता है। RNA पॉलीमरेज उन जीवों में पाया जाता है जिनमें DNA का प्रतिलेखन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 6 का एक गुण वंशागति का वर्णन कीजिए। यह प्रयोग मेंडल के किस नियम पर आधारित है, संक्षेप में समझाइए। कि इसमें मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, एक शुद्ध बौना पौधा लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने पर इन्हें संकर लंबे पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। फिर इसके बीच में स्वपरागण कराया और स्वपरागण कराने पर इन्हें 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। ये जीनोटाइप अनुपात था, जबकि फिनोटाइप अनुपात में 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। इसके बाद मेंडल ने क्या किया कि इसमें स्वपरागण करवाया और स्वपरागण कराने पर देखिए यहाँ पर सभी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यहाँ पर 1% यानी 25% शुद्ध, 50% संकर और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर सभी शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। अब इसी के ऊपर मेंडल का पृथक्करण का नियम आधारित है। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम इसी पर आधारित है। उसमें पृथक्करण के नियम में क्या था, मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया था, शुद्ध बौना पौधा लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने पर संकर लंबे पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। उसके बीच में स्वपरागण कराया था, तो स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। यानी एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ था। जबकि फिनोटाइप के अनुपात में 3:1 के अनुपात में पौधे यानी 3 लंबे पौधे थे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ था। यह प्रयोग किस नियम पर, तो पृथक्करण के नियम पर आधारित है। संक्षेप में समझाइए, मैंने समझा दिया। फिर अगला है, मानव के भ्रूण के चारों ओर कौन सी भ्रूणी कलाएं होती हैं, संक्षेप में वर्णन करते हुए इनका महत्व भी बताइए। तो देखिए, इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जो कायिक प्रवर्धन है, ये क्वेश्चन हटा हुआ है अभी कोरोना के कारण, तो आप हटा देंगे। फिर अगला है, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जो मानव जीनोम परियोजना है, इसके पहले आप हेडिंग डालकर उद्देश्य लिख दीजिए और इसके क्या क्या उपयोग है ये लिख सकते हैं। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको देख लीजिए। फिर अगला है, परागकण से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। परपरागण के लिए पौधों में पाई जाने वाली युक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। परपरागण और स्वपरागण, ये अंतर भी मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के त्रिआयामी प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए और DNA तथा RNA में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझाया गया है। फिर अगला है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिरक्षी प्रक्रिया में प्रमुख विशेषताएं आकृति तथा सक्रिय प्रतिष्ठा में वर्णन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जा करके इसको देख सकते हैं। अगर ये नहीं क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर जैव विविधता के घटक, संरक्षण योग पादप समूह, ये आप देख लीजिए, कहीं से अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फिर अगला है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, मर्दुत पौधों में विशेष आकार के अनुकूलन को समझिए। अगला है, जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग का उपचार कैसे होता है। चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं। फिर देखिए, अगला है, पुनर्योगज DNA तकनीक का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग